इससे पहले के वीडियोस में अपन लोगों की बातचीत हो रही थी कि ये अवकलन मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन पर अभी तक डिफरेंशिएशन की परिभाषा क्या है, डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है ये देख लिया, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये भी देख लिया, अवकलन का ग्राफीय निरूपण भी समझ लिया कि क्या होता है, और डिफरेंशिएशन में डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब अवकल गुणांक क्या होता है इसको भी देख चुके हैं हम लोग पहले के वीडियोस में। छोटे छोटे वीडियोस, आप सारे वीडियोस देखते रहिएगा। यहाँ पर अवकलन अब अपन सबने अच्छे से समझ लिया कि अवकलन क्या है, अवकलन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ये फॉर्मूले भी कहाँ से आ जाते हैं ये सब समझ गए हम लोग। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि चलिए डिफरेंशिएशन तो पूरा समझ में आ गया, अब ये डिफरेंशिएशन ये फिजिक्स में किस तरह से इस्तेमाल होने लगता है ये कुछ समझ में नहीं आया। डिफरेंशिएशन अवकलन समझ लिया हमने कि भाई कोई फलन y इक्वल टू एफ एक्स है, जहाँ पे x इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, मतलब जो y है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो x में अगर हल्का सा चेंज किया जाए तो y में चेंज होगा, तो x में हल्का सा चेंज होने पे y में कितना चेंज होगा इसको अवकलन कहते हैं भाई, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और जहाँ पे जो डेल्टा x यानी जो x में चेंज है वो बहुत छोटा है, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये तो हो गई अवकलन की डिफिनेशन। अब अवकलन तो समझ गए, अवकलन की परिभाषा सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आज ये देखेंगे कि इस अवकलन का फिजिक्स में किस तरह से यूज होता है, फिजिक्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं और क्यों फिजिक्स में कहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल होता है, आज ये समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश रहेगी कि अवकलन का फिजिक्स किस तरह से इस्तेमाल में लेती है। देखो इधर पहले एक बात समझो, जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराते हैं, मतलब ये जैसे डस्टर है इसको ऊपर से नीचे गिरा है, ये नीचे गिरा, तो जिस समय ये नीचे गिर रहा होता है उस समय लगातार इसकी स्पीड चेंज हो रही होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज अपने को पता चली कि जैसे इसको ऊपर से नीचे गिराया तो अगर इसको ऊपर से नीचे गिरने में t समय लगा, इसको ऊपर से नीचे गिरने में t समय लगा, और इसके द्वारा चली गई दूरी जैसे यहाँ से यहाँ गिरा, तो जो चली गई दूरी उसको अगर हम s लें तो s और t में जो फॉर्मूला बना वो हुआ अपना s इज इक्वल टू 4.9 t²। मतलब t समय में चली गई दूरी अगर s हो तो अगर जब हम किसी चीज को ऐसे ऊपर से नीचे गिराते हैं तो 4.9 t² इज इक्वल टू s। ठीक है ना, किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराने में चली गई दूरी s है और टाइम अगर t सेकंड लगे तो समझ में आई बात। अब यहां पे s है दूरी और t जो है ये समय। ठीक, तो फिर समझ लो किसी चीज को अगर ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो s इज इक्वल टू 4.9 t²। s दूरी है, t समय है, मतलब 4.9 t² समय लगा s दूरी चलने में। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर t आप सेकंड में लोगे तो दूरी मीटर में आ जाएगी, समझ गए होंगे MKS पद्धति में। ठीक, तो आप समझ गए कि ये हमारे पास एक फार्मूला है s इज इक्वल टू 4.9 t²। मतलब t समय अगर किसी को लगेगा तो चली गई दूरी s होगी अगर उसको ऊपर से नीचे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से गुरुत्वीय त्वरण से नीचे गिराया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो चली गई दूरी s है ये t पे डिपेंड कर रही है। ठीक, जो दूरी कितना ही चलेगी ये उसके समय पर डिपेंड कर रही है कि कितना समय लगा, उसी हिसाब से दूरी हमें पता चलेगी। तो जो दूरी s है वो कहीं ना कहीं आपको दिखा ये t का फलन है। भाई दूरी समय पे डिपेंड है, s जो है वो t की वैल्यू पे डिपेंड है, t की वैल्यू अगर बदलते जाए तो s बदलता जाएगा, तो जो t है वो s का फंक्शन हो गया। s इज इक्वल टू ft इसलिए हमने लिख दिया। ठीक है ना, यहाँ पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब कि स्वतंत्र चर है, और s डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि परतंत्र चर है। s इज इक्वल टू ft अपने को मिल गया। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है,
अब आगे देखो, मुझे लगता है ये पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अगर किसी चीज को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो 0 सेकंड में जो चली गई दूरी s है, यहाँ पे t समय है, ध्यान रखना t टाइम है यहाँ पे, और s यानी कि डिस्टेंस है, दूरी है। तो 0 सेकंड में चली गई दूरी 0, 1 पे इतनी, 1.5 पे इतनी, 1.8 पे, 1.9 पे, ये देखिए ये यहाँ पे t यानी कि समय लिखा हुआ, ये सब पूरा t है, और इधर जो है ये पूरा चली गई डिस्टेंस है। तो हर एक टाइम पीरियड पे आपको डिस्टेंस बताई जा रही कि भाई जब 4 सेकंड हुए तो इतनी दूर हुआ, 3 सेकंड पे इतनी दूर, 2.5 सेकंड पे इतनी दूर। ठीक, इतनी तो बात आप समझ गए होंगे कि भाई ये एक फंक्शन है, यहाँ पे t की हमने ये वैल्यू डाली, ये t है, और ये s की हमको ये वैल्यूज मिलती चली गई। ठीक, अब यहाँ पर हम 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड पर स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। पूरी बात समझ में आ रही? ये समय दिया हुआ है, वो दूरी दी हुई है। कैसे पता चला किस समय पे क्या दूरी होगी? ये हमारे पास फार्मूला है, जहाँ पे ये t है, ये s है, वहाँ पे समय t है, दूरी s है। अब यहाँ पे हम 2 सेकंड पे जब टाइम कितना है, 2 सेकंड पे चाल, स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए आप, अगर हम 0 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड निकालें, 0 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे? 0 सेकंड से 2 सेकंड तक लगा टाइम, स्पीड का फॉर्मूला, चाल का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 0 से 2 सेकंड तक हमें 2 सेकंड पर स्पीड निकालनी, एक बात समझ लेना, 2 सेकंड तक स्पीड निकालना अलग बात है, 2 सेकंड पर स्पीड निकालना अलग बात है। 2 सेकंड तक स्पीड निकालने का मतलब है कि जैसे इस पार्टिकल ने गिरना शुरू किया, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड तक अगर हमें स्पीड निकालनी है तो 0 सेकंड से 2 सेकंड तक कितना समय लगा, कितना दूरी चली, कितना डिस्टेंस, कितना टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। यहाँ पे 2 सेकंड तक स्पीड नहीं निकालनी है, जिस समय 2 सेकंड हुआ था इसके गिरने पर एग्जैक्टली 2 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी है ये बताना है। ठीक, तो हम एग्जैक्टली 2 सेकंड पे स्पीड निकालना चाहते हैं, जिसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। आइए देखते हैं क्या करते हैं। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 0 सेकंड से 2 सेकंड तक स्पीड निकाली जाए तो समय कितना लगा? 2 सेकंड, समय हो गया 2 सेकंड। चली गई दूरी, तो 2 सेकंड तक चली गई दूरी इतनी, 0 सेकंड पे चली गई दूरी इतनी, तो समय लगा 2 सेकंड, दूरी 19.6। ठीक, समय लगा 2 सेकंड, चली गई दूरी 19.6, 2 सेकंड में इतना चला, 0 सेकंड में तो कुछ चला नहीं, तो -0। अब 19.6 को 2 से डिवाइड किया तो आया 9.8 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ नहीं भाई? यहां तक समय लगा 2 सेकंड, यहां तक दूरी हुई 19.6, तो 0 सेकंड से 2 सेकंड तक जो हमारी स्पीड आई वो कितनी आई? 9.8 मीटर पर सेकंड आई। अब ये आप हमें बताओ कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड निकली, ये 2 सेकंड तक की स्पीड निकली या 2 सेकंड पर स्पीड निकली? भाई ये तो 0 सेकंड से लगा के 2 सेकंड तक इसकी क्या स्पीड हुई वो निकली ना। और हमें 0 से 2 सेकंड तक की स्पीड नहीं चाहिए, हमें 2 सेकंड पर स्पीड चाहिए कि जब ये नीचे गिर रहा था पार्टिकल, और जिस समय 2 सेकंड हुआ उस समय क्या स्पीड थी। बात समझ में आई? मतलब आप ऐसा समझो कि ये अगर ऊपर से नीचे गिर रहा था तो पार्टिकल पे अगर एक स्पीडोमीटर लगा हुआ हो, जो मोटरसाइकिल में या किसी व्हीकल में लगा होता है, तो जिस समय 2 सेकंड पे टाइम 2 सेकंड हुआ उस समय इसके स्पीडोमीटर की सुई कहाँ पे थी? आप ऐसे समझ लो कि एग्जैक्टली 2 सेकंड पे स्पीड कितनी थी। बस समझ में आ रही? ठीक, हमने को एग्जैक्टली 2 सेकंड पे स्पीड चाहिए। अब अगर हम 0 सेकंड से 2 सेकंड तक स्पीड निकालें तो 0 से 2 सेकंड तक हो जाएगी, हमें 2 सेकंड पे चाहिए। तो ये स्पीड तो 2 सेकंड पर की स्पीड नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा भाई 0 से 2 सेकंड तक की स्पीड दिखा, हमें तो 2 सेकंड पे चाहिए, तो हम इसको कैसे ले लें भाई? यहाँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का समय और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली गई। आगे देखो, अगर हम 1 सेकंड से 2 सेकंड तक की दूरी लें तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक की अगर हम
डिस्टेंस अपॉन टाइम करें तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक लगा समय, ये 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, तो समय तो 1 सेकंड का लगा, समय लगा 1 सेकंड का। ठीक भाई, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक समय तो 1 सेकंड का लगा। और चली गई दूरी, तो 2 सेकंड पे इसकी दूरी कितनी थी 19.6, 1 सेकंड पे चली गई दूरी 4.9, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक कितनी दूरी चली गई, तो 19.6 से 4.9 हटा दो भाई, 2 सेकंड पे इतनी दूरी चली, 1 सेकंड पे इतनी दूरी चली, तो 1 सेकंड तक ये 4.9 चल चुका था ना, ठीक है ना। अब 1 सेकंड से 2 सेकंड तक कितनी दूरी चला, इस दूरी से ये वाली दूरी हटा दो, तो पता चल जाएगा कि इस 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी 14.7 हो गई अपॉन 1, क्योंकि 1 सेकंड का समय तो ये 14.7 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई। लेकिन कहां से कहां तक, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक। अब पहले स्पीड आई 0 सेकंड से 2 सेकंड तक, अब आई 1 सेकंड से 2 सेकंड तक, लेकिन ये भी नहीं चाहिए, 2 सेकंड पर स्पीड चाहिए। बात समझ में आई, 1 सेकंड से 2 सेकंड तक की यहां पे ली गई दूरी और 1 सेकंड से 2 सेकंड तक लगा समय लिया, ये दूरी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम में दूरी बटे समय किया, तो जो हमें स्पीड मिल रही है ये तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड मिल रही है ना, और अपने को तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पर स्पीड चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये हमें 2 सेकंड पर स्पीड कहां दे रहा है, ये तो अपने को 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी उसकी स्पीड रही वो बता रहा है, तो ये भी नहीं है। और देखिए, अगर हम 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड लें, 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड, तो इसके बीच में जो समय लगा 1.95 से 2 सेकंड होने में जो समय लगा वो समय टाइम नीचे लिखा, और 1.95 से 2 सेकंड तक की जो इसने दूरी चली वो दूरी देखिए निकाल ले, 2 सेकंड पे दूरी इतनी और 1.95 पे इतनी, यानी 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक की दूरी ये रही, ये नीचे समय रहा। इसको हमने डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, ये निकल के आया। अब जो ये वाली स्पीड है ये क्या 2 सेकंड पर है, स्पीड इतनी होगी, देखो यहां पे ये जो स्पीड आ रही है वो 1.95 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की स्पीड निकल के आई, तो ये वाली स्पीड 2 सेकंड पर जो स्पीड होगी वो इन दोनों स्पीड से तो ज़्यादा ही एक्यूरेट होगी, क्योंकि इसमें तो इतना बड़ा अंतराल लिया गया था, यहाँ तो 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक कहीं लिया जा रहा है। तो अगर 2 सेकंड पर जो अपने को स्पीड चाहिए वो स्पीड जो ये आई है ये इन दोनों से तो ज़्यादा सही स्पीड होगी 2 सेकंड पर। ये बात आपको समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पर 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक के बीच का टाइम और 1.95 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी ली जा रही है, तो ये स्पीड निकल के आ रही है। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड हम इसको भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी जो स्पीड है ये तो 1.95 से 2 सेकंड के बीच में जो दूरी चली गई, जो टाइम लगा, तो इन दोनों के बीच की स्पीड निकाल ली गई। और आओ देखते हैं, हमें निकालना है 2 सेकंड पर, एग्जैक्टली 2 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई गई। अब 2 सेकंड पर स्पीड, तो 2 सेकंड से ठीक पहले 1.99 सेकंड पे इसके द्वारा चली गई दूरी इतनी, और 2 सेकंड पर इसके द्वारा चली गई दूरी इतनी, तो इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड बीता 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक वो निकला 0.01, और इनके बीच जो चली गई दूरी है तो 9.6 ये और ये, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है ना भाई। 2 सेकंड पे चली गई दूरी ये और 1.99 सेकंड पे चली गई दूरी ये, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक चली गई दूरी ये ऊपर आ गई, और 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक का समय नीचे आ गया। इसको डिवाइड कर दिया, ऊपर ये दूरी है नीचे समय है, डिवाइड करके 19.5 मीटर पर सेकंड आ गया। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पर जो दूरी है या जो स्पीड निकाली गई है वो 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक की स्पीड निकाली गई है। तो ये स्पीड जो है ये एक्जैक्टली 2 सेकंड पर कितनी स्पीड होगी इसकी तुलना में ये ज्यादा करेक्ट है,
ठीक है ना भाई, ये तो 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक के बीच की स्पीड निकाली गई है, तो ये वाली स्पीड ज्यादा करेक्ट है बजाय इसके कि 1.95 सेकंड से 2 सेकंड तक निकाली जाए स्पीड। आई बात समझ में? तो आपको ये बात समझ में क्या आ पा रही है कि अगर हम एग्जैक्टली 2 सेकंड पर जो है स्पीड निकालना चाहें तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पर जो बहुत छोटा टाइम इंटरवल होगा, जो आप देखो कितना छोटा टाइम इंटरवल लिया जा रहा है, वो लेंगे, और एग्जैक्टली 2 सेकंड पर जो दूरी चली गई होगी वो लेंगे। तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पर जो टाइम इंटरवल लिया जा रहा है वो 0.01 लिया जा रहा है भाई। 1.99 सेकंड से 2 सेकंड तक ये अपना टाइम हो गया, और 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो दूरी चली गई ये वो दूरी हो गई। यहां पर जो दूरी बटे समय किया ये अपनी स्पीड निकल आई। तो ये वाली स्पीड जो आई है वो 2 सेकंड पर जो स्पीड होगी 2 सेकंड पर वो ज्यादा एक्यूरेट होगी बजाय इसके। बात समझ में आ रही है? मतलब 2 सेकंड पर हम टाइम पीरियड जितना छोटा करते जाएंगे, जैसे कि इसमें भाई यहाँ पे 1.95 सेकंड से 2 सेकंड था, यहाँ पे 1.99 सेकंड से 2 सेकंड था, इसके तुलना में ये टाइम पीरियड छोटा है। तो 2 सेकंड पर हम जितना छोटा टाइम पीरियड लेते जाएंगे तो 2 सेकंड पर वो स्पीड उतनी एक्यूरेट आती जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? अगर आ गई तो आगे देखो। तो अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पर, मतलब जब उसको ऊपर से जब वो नीचे गिरना शुरू हुआ तो जब 2 सेकंड हो गए तो उसकी स्पीड क्या है ये हम लोग निकाल रहे थे। तो देखो जब 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड, तो वो इतनी आई, और हम लोगों को एग्जैक्टली 2 सेकंड पर स्पीड चाहिए, ठीक है ना। तो 2 सेकंड पर जो स्पीड होगी वो हमारे पास जैसे 4 स्पीड है, 0 से 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, 1.95 सेकंड से 2 सेकंड और 1.99 सेकंड से 2 सेकंड। तो ये स्पीड 2 सेकंड एग्जैक्टली 2 सेकंड के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि ये तो 1.99 और 2 सेकंड के बीच की ही स्पीड निकाली जा रही है, और अपने को और ज्यादा अगर एक्यूरेट स्पीड चाहिए ठीक 2 सेकंड पर, तो क्या किया जाए भाई? ये भी तो कोई व्यक्ति कह देगा कि ये तो 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड है, जैसे ये 0 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड है, और वैसे ही ये भी 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड है, और मुझे तो एग्जैक्टली 2 सेकंड पे 2 सेकंड पे स्पीड चाहिए। तो 2 सेकंड पे स्पीड चाहिए, मतलब 2 सेकंड और 2 सेकंड से हल्का सा कम, 2 सेकंड से हल्का सा कम, मतलब 2 सेकंड के पहले जो रियल नंबर आता हो 2 के पहले, तो 2 सेकंड और 2 सेकंड से हल्का सा कम के बीच में क्या स्पीड रही? तो हल्का सा कम 1.99 लिया है, लेकिन 2 सेकंड से और कम समय करना है तो क्या करेंगे? जैसे ऊपर लिखेंगे हम लिमिट, समझिएगा बात को, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h। बात समझ गए कि जो h है ये बहुत 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 छोटा नंबर है, इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर है, तो 2 से h घटाया जा रहा है, जहां h टेंडिंग टू 0 यानी कि h बहुत छोटा नंबर है। यहां से 2 माइनस h सेकेंड से 2 सेकेंड तक, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 2 सेकंड पे स्पीड निकालनी है। अब अगर कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिर रहा है तो 2 सेकंड जैसे मान लो यहां पे हुए, नीचे गिरा 2 सेकंड, और 2 सेकंड से हल्का सा पहले यहां पे 2 माइनस h सेकंड हुए, ठीक, जहां पे h टेंडिंग टू 0 है। तो ये ठीक 2 सेकंड के एकदम नजदीक स्पीड आएगी ना, क्योंकि 2 से हम 2 माइनस h ही तो ले हैं, और h बहुत छोटा नंबर है, ये तो 1.99 ही लिया था, यहां तो हमने 2 माइनस h कर दिया है, तो 2 माइनस h सेकंड तक। अब 2 सेकंड तक स्पीड कितनी होगी? तो आपको ये फार्मूला पता है, चली गई दूरी का फार्मूला ये है, तो 2 सेकंड तक चली गई दूरी, तो 2 सेकंड तक जो चली गई दूरी होगी वो 4.9, और इसके ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 19.6, इसका आंसर आता था ना ये। और इसके लिए हम 2 माइनस h डाल देंगे, यहां तक की जो दूरी होगी चली गई, तो 4.9 और यहां पे 2 माइनस h का होल स्क्वायर, यही तो दूरी होगी जो यहां से यहां तक चली गई होगी। आइए
अब जरा इसकी स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं। ये समझ गए क्यों किया 2 - h सेकंड से 2 सेकंड तक, क्योंकि ये भी तो स्पीड कोई कह देगा कि 1.99 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की एवरेज स्पीड है, तो 2 से एकदम से हल्का सा कम कर दो, 2 - h कर दिया, ठीक। अच्छा, कैसे करते थे? ऊपर लिखते थे, इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे समय, टाइम, तो 2 सेकंड में से 2 - h सेकंड हम माइनस कर दें। ऊपर क्या करें? ऊपर 2 सेकंड तक चली गई दूरी, दो सेकंड तक जितनी दूरी ये चला यहां तक, इसमें से 2 - h सेकंड तक चली गई दूरी को हटा दे तो एकदम छोटी सी दूरी आएगी। ये 2 - h यहां नहीं, आपको दिखाने के लिए इतनी दूर में 2 - h एकदम 2 के पास में, ये एकदम सटा हुआ है 2 से, ठीक है। तो 2 सेकंड तक चली गई दूरी माइनस 2 - h सेकंड तक चली गई दूरी। अच्छा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ही है, ठीक। अब देखना, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का ये बाहर माइनस तो अंदर h हो जाएगा। अब 2 सेकंड तक चली गई दूरी, तो 2 सेकंड तक जो चली गई दूरी है वो है 19.6 और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और -2 - h सेकंड तक चली गई दूरी यानी कि 4.9 इंटू देखो यही तो होगा 2 भाई दूरी का फार्मूला ये है। अब 2 - h सेकंड तक चली गई दूरी निकालनी तो t की जगह 2 - h रख दिया, और इसको भी चाहे ऐसे ही रख दो अभी समझने के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। (4.9) स्क्वायर, ठीक। लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ये हो जाएगा 19.6 माइनस 4.9। अब इसका ब्रैकेट हमने खोला, 2 - h का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4h अपॉन h, समझ गए, ठीक। अब 4.9 को जगह 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, 9 4 जा 36, 6 कैरी आया 3, 4 4 जा 16 और 3 19। 19.6, ठीक है। अब देखना, (19.6) ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस फिर ये 19.6, ठीक, प्लस 4.9 h स्क्वायर माइनस 4.9 इंटू 4, ये भी 19.6 h ये वाला, अपॉन नीचे ये h चली रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों में h कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में h कॉमन ले लेते, आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। h जब कॉमन लेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब h हमने ले लिया कॉमन तो अंदर क्या बचा 4.9h माइनस 19.6 अपॉन h, h से h कैंसिल। अब h चूंकि 0 है तो h की जगह 0 कर देंगे, h एकदम 0 के नजदीक, तो आंसर आया 19.6 माइनस का 19.6। अच्छा, अब माइनस भी नहीं आना चाहिए, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड। अब आपको समझ में आया कि ये जो स्पीड आई है ये एग्जैक्ट 2 सेकंड पर स्पीड आई, समझ गए होगे आप।
अब आप ये बताओ, ये सब करने के लिए हमने क्या काम किया है? ये वाला काम किया, और ये जब काम किया, अब हम इसको नीचे 19.6 करके लिखे दे रहे हैं। आपको पता है कि वो कैलकुलेशन कैसे आई है, ठीक है ना? अब वहां कुछ और बताना है आपको। अब इस स्टेप को आप देखो ध्यान से, यहां पर हम क्या कर रहे हैं इस चीज में, आप ध्यान से देखना। यहां पर हम ये कर रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 4.92 स्क्वायर मतलब f2। देखिए ना, अगर हम इसको एक फंक्शन माने ft, इसको अगर मान लिया जाए इस चीज को ft माने, तो ft बराबर अगर f है तो f2 है ना, ये f2 माइनस f2 माइनस h अपॉन नीचे क्या है, नीचे h है, h। अब आप भाई खुद बताओ, यही तो डिफरेंशिएशन में हम करते थे, यही तो डिफरेंशिएशन, वहां पे यहां पर x होता था और यहां पर x की जगह हमने 2 ले लिया है। बात नहीं समझ में आ रही? ये देखिए, डिफरेंशिएशन में यही तो करते थे कि हम x की कोई वैल्यू ले, जैसे यहाँ पे हमने x बराबर 2 ले लिया है, यही तो होता था डिफरेंशिएशन। लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx माइनस, यही तो डिफरेंशिएशन में समझाया था कि ऊपर y में हुआ परिवर्तन, नीचे x में हुआ परिवर्तन, y की जगह यहाँ पे f हो गया है, y बराबर fx था डिफरेंशिएशन में, y बराबर fx, यहाँ पे चली गई दूरी को s माना है तो s बराबर ft है। और क्या अंतर है? तो यहाँ पर x में हुआ परिवर्तन की जगह t में हुआ परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र चर t है, तो t में हुआ परिवर्तन बहुत छोटा है, तो t में हुआ परिवर्तन h माना है तो t में हुआ परिवर्तन। ऊपर y में हुआ परिवर्तन, यहाँ पे y की जगह f हो गया है, तो ऊपर यानी कि जो यहाँ पे दूरी में हुआ परिवर्तन, तो यही तो किया। अब क्या आप समझ पाए कि किस तरीके से हम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक चाल निकाल रहे हैं? अब तात्क्षणिक चाल अगर फिजिक्स में निकालेंगे तो हम इतना सब काम थोड़ी ना करेंगे, हम सीधे इसका अवकल गुणांक निकालेंगे, क्योंकि आपको अवकल गुणांक जब बताया था तो आपको बताया था कि अवकल गुणांक के लिए किसी भी फंक्शन, कोई फंक्शन अगर हमें दिया है तो उसमें हम अलग अलग नंबर पर अवकलज निकालने के लिए अलग अलग नंबर को लेकर के थोड़ी ना ऐसे करेंगे, सीधे उस पूरे फंक्शन का एक फॉर्मूले की फॉर्म में एक डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसी में वैल्यू रख के निकाल लेंगे कि उस वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है। आपको अवकल गुणांक वाला जो वीडियो था उसमें यही तो बताया था। अब देखना, ये पूरी बात आप समझ गए होगे, ठीक है? अब हटा रहे हैं, ये आंसर 19.6 आया था इसका, चली गई चाल। अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने इसकी तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यही तो किया। और अवकलज में भी तो हम यही करते थे, f माइनस h माइनस fx अपॉन h लिमिट, यही तो करते थे। यहां पर x की जगह 2 हो गया, ठीक है ना? ऊपर y में हुआ परिवर्तन देखो, नीचे x में हुआ परिवर्तन देखो, y की जगह यहां पर f है तो ऊपर s में हुआ परिवर्तन यानी दूरी में परिवर्तन, नीचे समय में हुआ परिवर्तन, समय यानी कि t, ये x की जगह t हो गया। x का मतलब क्या बताया था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y की जगह डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y की जगह यहाँ पे f है, इंडिपेंडेंट की जगह x की जगह पे t हो गया। और क्या हुआ? तो जो डिफरेंशिएशन में करते तो डिफरेंशिएशन ही तो यहाँ पे किया है, लेकिन अब 2 सेकंड पे स्पीड निकालनी तो हम ये करें
3 सेकंड पे स्पीड निकालनी, तो हम ये करें, तो ऐसे तो हम 1-1 सेकंड पे स्पीड निकालने के लिए क्या ये करते बैठेंगे क्या? तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट नाम की भी तो कोई चीज है। हम सीधे इस फंक्शन का s बराबर 4.9 टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना निकाल लें। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर हम निकाल लेंगे तो हम t की किसी भी वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अब वो चाहे 2 सेकंड पे पूछे चाहे कितने भी सेकंड पे पूछे, इसलिए हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। और डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको समझा चुके हैं क्या है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का ये मतलब है कि x के किसी भी मान पे हम अवकलज निकाल लें। x चाहे यहाँ पे t है तो यहाँ पे कह दो t के किसी भी मान पे हम इसका अवकलज निकाल लें। अवकलज क्यों निकाल रहे हैं? अवकलज निकाल रहे हैं ताकि इसकी हमें तात्क्षणिक चाल पता चले। तात्क्षणिक चाल अवकलज निकालने से कैसे पता चलती है आपको समझा चुके हैं। तो हम सीधे इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे उसके फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैथ्स का टॉपिक है। तो एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये फार्मूला मैथ में है, अगर आपको नहीं याद है तो आप केवल ये फार्मूला याद रखो बस। एक्स स्क्वायर यानी ऊपर एक्स स्क्वायर में हुआ परिवर्तन, जहां पे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो देख लो ऊपर y में हुआ परिवर्तन। d यानी डेल्टा, पहले सब समझा चुके, नीचे x में हुआ परिवर्तन इज इक्वल टू 2x। ठीक, अब 4.9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलज होता नहीं है। ठीक है, अब केवल मैथ्स की बात हो रही है, हमें इसका अवकल गुणांक निकालना है। तो अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे? ds अपॉन dt, यानी कि ds समय में एकदम हल्का सा परिवर्तन, ds दूरी में परिवर्तन, dt समय में परिवर्तन हो गया। ठीक, 4.9 d, अब यहाँ पे t है तो dt, x होता तो dx टी स्क्वायर। ये मैथ का टर्म है, मैथ वालों को समझ में आना चाहिए। अगर बायो को ये चीज नहीं समझ में तो इतनी मुश्किल बात नहीं, ये एक फार्मूला आप ध्यान रखिएगा बस। ऊपर टी स्क्वायर नीचे टी हो गया। ठीक, इंटू 2t, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो टी स्क्वायर का 2t हो गया। ठीक है, अब 9 2 जा 18, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 8 9, 9.8 इंटू टी, तो क्या हो गया 9.8t। अब 4.9 टी स्क्वायर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 9.8t आ गया। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं मैथ में बताया जाता है। अगर आपके पास बायो है तो आप ये फार्मूला ध्यान रखिएगा कि dx स्क्वायर अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ गया 9.8t। अब t की जिस वैल्यू पे आपको चाहिए वो आप निकाल लो। तो t बराबर 2 पे हमें निकालना था, t बराबर 2 पे निकालना था, चली गई दूरी, तो t बराबर 2 पे 9.8 इंटू 2, तो 8 2 जा 16, कैरी आया 1, 9 2 जा 18, एक 19.6 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो अब आपको समझ में ये हमने डिफरेंशिएशन करके निकाल दिया। तो फिजिक्स में अवकलन का प्रयोग किया जा रहा है तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो दूरी जो है वो समय के फलन के रूप में दी गई हो, जैसे कि यहां पे दी हुई है दूरी समय के फलन के रूप में, तो आप क्या करोगे, दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दोगे ds अपॉन dt। जैसे s यहाँ पे दूरी है, t समय है, तो दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया है। तो जो अब t के जिस वैल्यू पे आपको जो है तात्क्षणिक चाल निकालनी, आप t की वो वैल्यू डाल दोगे तो आपको तात्क्षणिक चाल t के उस मान पे मिल जाएगी। आप उसका अवकल गुणांक निकाल लेना। अवकल गुणांक आप मैथ में सीख लोगे, फिजिक्स वाले हो तो यहीं पे सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल आपको अवकलन का कॉन्सेप्ट समझाना था और ये बताना था कि अवकलन जो है वो फिजिक्स में किस तरह से यूज हो रहा है। तो मुझे लगा, अब ऐसा लगने लगा कि आप ये समझ गए होंगे कि देखिए हम फिजिक्स में तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए कैसे अवकलन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, अब एक चीज और देखो, ये मैंने जरा सा गलत लिख दिया, ये चीज बड़े में से छोटा माइनस कर दें, ये उल्टा लिख दिया है मैंने ऊपर, वही आपको ध्यान आया कि ये गलत लिख दिया, जरा सही कर दें।
F2 माइनस F2 माइनस h, मतलब 2 सेकेंड तक चली गई दूरी माइनस 2 माइनस h सेकेंड तक चली गई दूरी, 2 सेकेंड तक चली गई दूरी, इसमें से 2 माइनस h सेकेंड तक चली गई दूरी, तो 2 सेकेंड और 2 माइनस h सेकेंड के बीच में जो चली गई दूरी वो आ जाएगी नीचे h, क्योंकि 2 सेकेंड में इस ये भी कैसे आया भाई, 2 सेकेंड माइनस 2 माइनस h सेकेंड, तो 2 से 2 कटा, ये बाहर माइनस अंदर माइनस, तो प्लस हो जाता है, तो ये h हो जाएगा नीचे। यहां भी ऊपर गलत लिख दिया है। ठीक है ना। तो तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए अवकलन का इस्तेमाल किया गया। और देखो एक और आपको एग्जांपल दिखाएं, पहले इसी का जरा ग्राफिकल रूप भी समझ लो एक बार। भाई मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, ऊपर यहां पे आपको ये दे दिया नीचे टाइम यानी कि समय सेकंड में, और यहां पे आपको दे दी गई है दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन मान लो, विस्थापन लिख दो, विस्थापन ज्यादा सही है। डिस्प्लेसमेंट ये है मीटर में, और मान लो ये एक ग्राफ है। अब 2 सेकंड में निकाला हम लोगों ने, मान लो ये अपना यही ग्राफ है, मान लो कि ये s बराबर 4.9 t स्क्वायर का ग्राफ है, और s इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, t इज इक्वल टू 2 पे। तो आपको बताया था t इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो ग्राफिकली हम क्या कहें, t इज इक्वल टू 2 पे खींची गई टेंजेंट यानी कि खींची गई स्पर्श रेखा का x अक्ष से जो एंगल बन रहा है वो निकाल रहे हैं। बात समझ में आई? वो निकाल रहे हैं इस पे खींची गई टेंजेंट का t बराबर 2 से, ये जो ग्राफ है इस पे t बराबर 2 बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल x अक्ष से निकाल रहे हैं। और ये कैसे होता है डिफरेंशिएशन का, मतलब ढाल का क्या कैसे इससे इंटरकनेक्टेड है, ये भी एक वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो ये इसका ग्राफिकल मतलब हो गया। अब एक और आप एग्जांपल देख लो जरा इसका। आपने देखा हो ये अभी कि अगर आपको समय और दूरी के बीच में एक संबंध दिया है और आपसे कहा जाए कि इतने समय पे आप हमें तात्क्षणिक चाल बताओ, तो आप क्या करोगे, अवकलन कर दोगे समय का दूरी के सापेक्ष, ठीक है ना, ds/dt। क्योंकि ऊपर भाई आपको एकदम तात्क्षणिक चाल मतलब समय में हल्का सा परिवर्तन, ऊपर चली गई दूरी में हल्का सा परिवर्तन, वही हम अवकलन में कर रहे हैं। अब मान लो आपको दे दिया जाए कि जो है स्पीड, और स्पीड दी है आपको टाइम के फलन के रूप में, और अब आपसे क्या कहा जाए कि आप क्या करो, ऊपर स्पीड अपॉन टाइम यानी स्पीड अपॉन टाइम यानी चली गई वो चाल का समय के सापेक्ष अवकलन करो। वहां पे दूरी का समय के सापेक्ष, यहाँ पे चाल का समय के सापेक्ष, यानी कि चाल में हल्का सा परिवर्तन, मतलब कि समय में हल्का सा परिवर्तन करने पर चाल में कितना परिवर्तन हुआ। स्पीड आपको टाइम के फलन के रूप में दी हुई, तो यहाँ पे भी आप समय में हल्का सा परिवर्तन ले लोगे। मान लो वो समय में परिवर्तन आपने h लिया, ऊपर स्पीड में हल्का सा परिवर्तन। अब स्पीड आपको किस टाइम पे निकालनी, 2 सेकंड पे या 3 सेकंड पे, किस टाइम पे आपको स्पीड पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि f t, मान लो किसी बिंदु t पे आपसे स्पीड पूछ रहा है, तात्क्षणिक स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड माइनस f t माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये आप क्या कहें, ये आप इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे हो, मतलब हल्के से टाइम में हुए चेंज से स्पीड में कितनी चेंज हुई, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया।
यानी कि त्वरण हिंदी में। तो अगर हम दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती है। और अगर स्पीड का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है। भाई नीचे टाइम में हल्का सा परिवर्तन, ऊपर स्पीड में हल्का सा परिवर्तन, कि हल्का सा टाइम में चेंज होने पे जो स्पीड में चेंज हुआ, तो स्पीड में चेंज कितना हुआ हल्का सा टाइम बदलने पे, इसी को तो एक्सीलरेशन कहा जाता है। तो अगर फिजिक्स में आपको कहीं पे स्पीड और टाइम में दिया हुआ है कि स्पीड जो है वो टाइम का फंक्शन बना के दिया गया है, और अब कहा जाए कि आप एक्सीलरेशन को, तो आप क्या करोगे, तो आप टाइम के सापेक्ष स्पीड का कर देना, बस हो जाएगा। तो हम, मुझे लगता है कि अब आप समझ के होगा। इसका भी मान लीजिए जैसे ये ग्राफ है, ये आप, ये यहाँ पे आपका टाइम है, या इधर आपकी स्पीड दी हुई है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे आप अगर इसके स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट का एंगल निकालोगे तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक्सीलरेशन दे देगा। बात समझ गए? तो फिर आप ध्यान रखिएगा कि समय के सापेक्ष दूरी का अवकलन करने पे चाल पता चलती है, समय के सापेक्ष चाल का अवकलन करने पे त्वरण पता चलता है। अब अगली बार हम लोग समाकलन को भी इसी तरह से बहुत अच्छे से समझेंगे। मुझे लगता है कि आपको अवकलन का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप कमेंट में बताइएगा।